हर किसी के लिए कीमियागारी सीखने का कोई तरीका भी नहीं था। फिर ऐसी अजीब भाषा का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया, वह भी इतने पेचीदा चित्रों के साथ। अंग्रेज ने सीधे सीधे इसका जवाब नहीं दिया। उसने कहा कि पिछले कुछ दिनों से वह बराबर कारवां की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है, मगर उसे तो कुछ नया सीखने को मिला नहीं। हाँ, इतना जरूर सुनने को मिला है कि कबीलों की लड़ाई का खतरा और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। एक दिन लड़के ने अंग्रेज को उसकी किताबें लौटा दी। तुमने इन किताबों से कुछ सीखा? अंग्रेज ने उत्सुकता से पूछा। वह किसी से बात करके लड़ाई के खतरे वाली बात को अपने दिमाग से दूर रखना चाहता था। मैंने सीखा कि विश्व की एक आत्मा है और जो इस बात को समझता है वह और चीजों की भाषा भी समझ सकता है। मैंने सीखा कि बहुत सारे कीमियागारों को अपनी नियति का पता चल गया था, पर उनकी उपलब्धि विश्वात्मा की खोज पारसमणि और अमृत पाने तक ही सिमट कर रह गई। मगर इस सबसे ज्यादा मैंने यह सीखा कि ये सब चीजें इतनी सरल है कि इन्हें नगीने की सतह पर भी लिखा जा सकता है। अंग्रेज को निराशा हुई। उसके सालों साल का शोध, जादुई संकेत, अजनबी शब्द और प्रयोगशाला के साजो सामान का उस पर कोई असर ही नहीं पड़ा था। उसे लगा कि उसकी आत्मा इतनी पिछड़ी अवस्था में है कि वह कुछ भी समझने के लायक ही नहीं है। उसने किताबें वापस ले ली और झोलों में रख दी। तुम बस कार्यवाही देखते रहो, उसने लड़के से कहा। मुझे भी उसने कुछ नहीं सिखाया। लड़का रेगिस्तान में फैली शांति और जानवरों के खुरों से उड़ती रेत को देखता हुआ सोचता रहा। हर आदमी का सीखने का अपना ही तरीका होता है। लड़के ने स्वयं से कहा, उसका तरीका मेरे जैसा नहीं है, न मेरा उसके जैसा, मगर हम दोनों को अपनी अपनी नियति की तलाश है। यही बात है जो मेरे मन में उसके लिए इज्जत पैदा करती है। अब कारवां रात और दिन सफर करने लगा। काले लबादे वाले बद्दू बार बार दिखाई देने लगे। ऊंट चालक, जो कि अब लड़के का मित्र बन चुका था, का कहना था कि कबीलों की लड़ाइयां शुरू हो गई है। हम बड़े भाग्यशाली होंगे अगर हमारा कारवां नखलिस्तान तक सही सलामत पहुंच सका तो। जानवर भी थककर चूर हो गए थे। आदमी एक दूसरे से कम बात करने लगे थे। रात का सन्नाटा भयावह हो चला था। अब अगर कोई ऊंट हिनहिनाता, जो कि पहले केवल ऊंट का हिनहिनाना ही होता था, तो सबके मन में इस बात का डर पैदा कर जाता कि कहीं यह आक्रमण का संकेत तो नहीं है। ऊंट चालक को लड़ाई से जैसे कोई मतलब ही नहीं था। एक रात जब न आकाश में चांद था और न अलाव में जलती आग की रोशनी, तो उसने लड़के से कहा, मैं जिंदा हूं। खजूर खाते हुए उसने आगे कहा, जब मैं कुछ खा रहा होता हूं तो बस मैं केवल उसी के बारे में सोचता हूं। जब मैं चल रहा होता हूं तो केवल चलने पर ध्यान देता हूं। अगर मुझे लड़ना ही पड़ा तो वह दिन भी मेरे लिए उतना ही अच्छा दिन होगा जितना कि कोई और दिन। मैं ना अपने अतीत में जीता हूं ना भविष्य में। मैं तो बस अपने वर्तमान से मतलब रखता हूं। अगर तुम अपने वर्तमान में मन लगाकर जी सको तो तुम हमेशा सुखी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान में भी जिंदगी दिखाई देगी। आसमान में झिलमिलाते तारे नजर आएंगे और कबीले आपस में क्यों लड़ते हैं यह भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि है तो वे भी इसी इंसानी बिरादरी का हिस्सा। जिंदगी तुम्हारे लिए जश्न की तरह हो जाएगी, एक बड़े त्योहार की मानिंद, क्योंकि जीवन क्या है? वह लम्हा, वह क्षण जो हम अभी जी रहे हैं। 2 रात बाद जब वह लड़का सोने की तैयारी कर रहा था तो उसने आसमान में जगमगाते सितारों को देखा। उसे लगा कि क्षितिज और रातों के मुकाबले कुछ नजदीक आ गया है। चूंकि सितारों को वह अब रेगिस्तान में फैला हुआ देख सकता था। यह नखलिस्तान है, ऊंट चालक ने कहा। तो हम अभी वहां क्यों नहीं चले जाते? लड़के ने पूछा। क्योंकि अभी हमें सोना है। सूर्योदय के साथ लड़के की नींद खुल गई। उसके सामने जहां पिछली रात सितारे बिखरे पड़े थे, अब खजूर के वृक्षों की अंतहीन कतारें थी जो पूरे रेगिस्तान में फैली थी। अंग्रेज भी उस दिन जल्दी उठ गया था। खुश होते हुए वह भी बोला, हम नखलिस्तान पहुंच गए। लेकिन लड़का खामोश था। वह रेगिस्तान की खामोशी में खो गया था और पेड़ों की कतार को देखकर ही संतुष्ट था। उसे पिरामिडों तक पहुंचने के लिए अभी भी लंबा सफर तय करना था। और तब वहां पहुंचकर आज की यह सुबह एक यादगार बनकर रह जाएगी। मगर यह तो वर्तमान के क्षण थे, ऊंट चालक के शब्दों में जश्न के क्षण। वह उन्हें उसी तरह जीना चाहता था जैसा कि वह जीत आया है, अपने अतीत और भविष्य के सपनों को लेकर। हो सकता है कि खजूर वृक्षों की ये कतारें भविष्य में विगत की यादगार मात्र रह जाए, पर अभी तो इसके पास छाया है, पानी है और कबीलों की लड़ाई से बचने के लिए शरण। कल ऊंट की हिनहिनाहट डर का संकेत दे रही थी।
और आज खजूर के पेड़ों की ये कतारें किसी चमत्कार की सूचना दे रही है। दुनिया तरह तरह से बोलती है, लड़के ने सोचा। समय बड़ी जल्दी बीत जाता है, उसी तरह कारवा भी। नखलिस्तान में सैकड़ों लोगों और जानवरों के कारवा को पहुंचते देख कीमियागार ने सोचा। नए लोगों के आगमन पर लोगों में शोर मच गया। धूल से रेगिस्तान का सूरज ढक गया। नखलिस्तान के बच्चे अजनबी लोगों के आने पर उत्साह से भर गए। कीमियागार ने देखा कबीले का सरदार कारवा के मुखिया का स्वागत करके उससे लंबी बातचीत में व्यस्त हो गया है, मगर इस सब का कीमियागार के लिए कोई महत्व नहीं था। उसने बहुत से लोगों को आते जाते देखा था, मगर रेगिस्तान वैसा का वैसा था, वहीं का वहीं जहां वो पहले था। उसने बादशाहों और भिखारियों को रेगिस्तान पार करते हुए देखा था। रेत के टीले हर बार हवा के झोंकों से अपना स्थान और आकार बदलते रहते थे, मगर रेत वही रहती थी जो वह बचपन से देखता आया है। उसे लोगों के चेहरे पर खुशी देखकर बड़ा अच्छा लगता था, खासकर उस वक्त जब कारवा के मुसाफिर पीली रेत और नीले आकाश को हफ्तों देखते देखते एकाएक खजूर के पेड़ों की हरी कतारें देखते। उसने सोचा, ईश्वर ने यह रेगिस्तान शायद इसलिए बनाया है कि आदमी खजूर के हरे पेड़ों को देखकर खुश हो सके। कीमियागार ने अपना ध्यान व्यवहारिक बातों पर केंद्रित किया। उसे मालूम पड़ गया था कि उस कारवा में एक आदमी ऐसा भी है जिसको उसे कीमियागारी के रहस्य सिखाने थे। सगुन संकेतों से उसे इस बात का पता लग गया था। वह उस आदमी को नहीं जानता था, मगर उसकी तजुर्बेकार आंखें उस आदमी को देखते ही तुरंत पहचान गई। उसे उम्मीद थी कि वह आदमी उसके पिछले शिष्य की तरह तेजस्वी और होशियार होगा। पता नहीं क्यों यह सब व्यक्तिगत तौर पर मौखिक प्रणाली द्वारा ही क्यों एक दूसरे को सिखाया जाता है। उसने सोचा, ऐसा तो नहीं है कि यह बहुत रहस्यमय है। ईश्वर ने तो अपने सारे रहस्य सभी प्राणियों पर बड़े सहज रूप से प्रकट कर दिए हैं। अपने प्रश्न का उसके पास एक ही जवाब था। इस ज्ञान को इसी तरह इसलिए देना पड़ता है क्योंकि यह जीवन शोध की पवित्रतम स्थिति से बना है, और इस तरह के जीवन को शब्दों या चित्रों से नहीं बताया जा सकता। लोग शब्दों और चित्रों में इस कदर खो जाते हैं कि वह सार्वभौमिक भाषा को भुला देते हैं। लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ जो वह देख रहा था। नखलिस्तान भूगोल की किताब में जो उसने देखा था, उसमें तो नखलिस्तान बस कुछ खजूर के पेड़ों से घिरा हुआ पानी का एक कुआं भर था, पर यह तो वास्तव में स्पेन के कई शहरों से भी बड़ा था। 300 कुएं और 50,000 खजूर के पेड़ों के बीच अनगिनत रंग बिरंगे तंबू लगे हुए थे। लड़के को उस पर यकीन नहीं हुआ जो वह देख रहा था। नखलिस्तान भूगोल की किताब में जो उसने देखा था, यह तो 1001 रातें वाली अलिफ लैला की कहानी जैसा लग रहा है, अंग्रेज ने कहा, जो कीमियागार से मिलने के लिए उतावला था। आते हुए जानवरों और लोगों को ताज्जुब से देखते हुए बच्चों ने उन्हें घेर लिया था। नखलिस्तान के पुरुष जानना चाहते थे कि उन्होंने कोई लड़ाई देखी है या नहीं। औरतों में भी व्यापारियों द्वारा लाए गए कीमती पत्थरों और कपड़ों को देखने के लिए आपस में होड़ थी। रेगिस्तान की खामोशी दिवास्वप्न बनकर रह गई थी। कारवा के सभी यात्री बिना रुके बोले जा रहे थे, हंस रहे थे, चिल्ला रहे थे, मानो वे अभी अभी रूहानी दुनिया से आए हो और एक बार फिर दुनियावी लोगों से मिल रहे हो। वे बड़े सहज और खुश थे। रेगिस्तान में वे सारी जरूरी एहतियात बरत रहे थे। ऊंट चालक ने लड़के को बताया था कि नखलिस्तान हमेशा से तटस्थ क्षेत्र माने जाते रहे हैं। वहां रहने वालों में बहुतायत स्त्रियों और बच्चों की होती है। पूरे रेगिस्तान में नखलिस्तान भरे पड़े हैं, लेकिन कबीले वाले हमेशा रेगिस्तान में ही लड़ाई करते हैं। शरण लेने के लिए नखलिस्तानों को छोड़ देते हैं। कुछ परेशानी के बाद कारवा का सरदार सब लोगों को एक जगह पर एकत्र कर पाया और हिदायत देते हुए बोला, हम लोग यहाँ तब तक ठहरेंगे जब तक कबीलों की आपसी लड़ाई खत्म नहीं हो जाती। चूंकि हम यहाँ आगंतुक हैं, इसलिए यहाँ के निवासियों की रिहायशी जगहों में साथ साथ ही रहना होगा। हमारे मेजबानों की हर कोशिश होगी कि रहने के लिए अच्छे से अच्छा स्थान मिले। मेहमान नवाजी का यही दस्तूर है। फिर उसने हर एक व्यक्ति से अपने पहरेदारों समेत कहा कि वे अपने हथियार उन लोगों के हवाले कर दे जिन्हें कबीले के सरदार ने नियुक्त किया है। लड़ाई के यही नियम है, सरदार ने खुलासा करते हुए कहा। नखलिस्तान में फौज या फौजियों को शरण देना मना है। लड़के को आश्चर्य हुआ जब अंग्रेज ने अपने झोले से एक रिवाल्वर निकालकर हथियार एकत्र करने वाले के सुपुर्द किया। रिवाल्वर क्यों? लड़के ने पूछा। इससे मुझे लोगों पर विश्वास करने में मदद मिलती है, अंग्रेज ने जवाब दिया। इस बीच लड़का अपने खजाने के बारे में सोचने लगा। जो वह अपने सपने के करीब आता जा रहा था,
चीजें मुश्किल होती जा रही थी। उसे लगा कि बूढ़े बादशाह द्वारा बताई शुरुआती तकदीर ने काम करना बंद कर दिया था। अपने सपने को साकार करने की तलाश में उसे बराबर अपनी लगन और हिम्मत का इम्तिहान देना पड़ रहा था। इसलिए न वह उतावली से पेश आ सकता था और न बेसब्री से। अगर वह अपनी अंतः प्रेरणा का कहा मानने लगा तो वह अपने रास्ते में ईश्वरीय लक्षण और शकुन देख पाने में असमर्थ होगा। ईश्वर ने अब तक उन्हें मेरे रास्ते में बिछाया है। उसे अपनी सोच पर आश्चर्य हुआ। अब तक वह सगुनों को केवल इस दुनिया की कोई वस्तु मानता था, जैसे कि खाना और सोना या फिर प्रेम करना, किसी नौकरी पर जाना। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि वे सगुन ईश्वर की भाषा है, जिसके जरिए वह बताना चाहता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए। इतने बेसब्र मत बनो, उसने खुद से कहा, वैसे ही जैसे ऊंट चालक ने कहा था, खाओ जब खाने का वक्त हो और आगे बढ़ो जब आगे बढ़ने का वक्त हो। उस दिन सब थककर पढ़ते ही सो गए। अंग्रेज भी। लड़के को ऐसी जगह ठहराया गया जो उसके दोस्त से बहुत दूर थी। उसके तंबू में उसी के हम उम्र 5 और नवयुवक ठहरे हुए थे। वे सब रेगिस्तान के रहने वाले थे और उस लड़के के बड़े शहर की बातें सुनना चाहते थे। लड़के ने उन्हें अपने गडरिये जीवन की कथा सुनाई और क्रिस्टल के दुकान पर हुए अपने अनुभव सुनाने जा ही रहा था कि वह अंग्रेज तंबू में आ गया। मैं सुबह से तुम्हें ढूंढ रहा हूं, उसने कहा और लड़के का हाथ पकड़कर तंबू से बाहर आ गया। मैं चाहता हूं तुम कीमियागार को ढूंढने में मेरी मदद करो। पहले तो उन दोनों ने मिलकर खुद ही कीमियागार को ढूंढ निकालने की कोशिश की। कीमियागार इस नखलिस्तान में रहने वालों की तरह थोड़े ही रहता होगा। जरूर उसके तंबू में भट्टी लगातार जलती रहती होगी। उन्होंने हर जगह उसकी तलाश की, मगर नखलिस्तान उनकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा था। उसमें सैकड़ों तंबू थे। हमने पूरा दिन यूं ही बेकार गवा दिया। अंग्रेज ने एक कुएं के पास बैठते हुए लड़के से कहा, चलो किसी से पूछ लेते हैं। लड़के ने सलाह देते हुए कहा, अंग्रेज नहीं चाहता था कि लोगों को पता चले कि वह यहाँ क्यों आया है, इसलिए वह कुछ तय नहीं कर पाया। लेकिन फिर इस बात पर राजी हो गया कि वह लड़का जो उसके मुकाबले बेहतर अरबी जुबान जानता था वही उसका पता मालूम करे। लड़के ने कुएं पर मशक भरने आई एक महिला के पास जाकर सलाम करते हुए कहा, यहाँ नखलिस्तान में कोई कीमियागार रहता है? महिला ने कहा कि उसने तो कभी ऐसे किसी शख्स के बारे में नहीं सुना और जल्दी से वापस चली गई। जाते जाते वह लड़के को समझा गई कि बेहतर होगा वह काला बुर्का पहने किसी औरत से बात करने की कोशिश न करे, क्योंकि वे शादीशुदा होती है। उसे यहाँ के रिवाजों का ख्याल रखना चाहिए। अंग्रेज को बड़ी निराशा हुई। उसे लगा उसकी इतनी लंबी यात्रा व्यर्थ गई। लड़के को भी दुख हुआ। उसका दोस्त भी तो अपनी नियति को खोजने निकला था, और जब कोई ऐसा कर रहा होता है तो पूरा ब्रह्मांड उसकी मदद करता है। यही तो कहा था उस बूढ़े बादशाह ने। वह गलत नहीं हो सकता। मैंने कभी किसी कीमियागार के बारे में सुना ही नहीं था। लड़के ने कहा, हो सकता है यहाँ भी किसी ने न सुना हो। अंग्रेज की आंखों में चमक आ गई। बिल्कुल ठीक, हो सकता है यहाँ भी किसी ने कीमियागार के बारे में कभी सुना ही ना हो। अच्छा, अब इस तरह मालूम करो कि यहाँ लोगों की बीमारियों का इलाज करने वाला कोई है? अंग्रेज के जोर देने पर भी लड़के ने किसी भी ऐसी औरत से बात नहीं की जो काला बुर्का पहनकर कुएं से पानी भरने आई थी। तभी वहां एक आदमी आया। लड़के ने उससे पूछा, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो बीमार लोगों का इलाज करता हो? हमारी बीमारियां तो अल्लाह ही दूर करता है, इन अजनबियों से आशंकित उस व्यक्ति ने जवाब दिया। क्या आप लोग भूत प्रेतों के डॉक्टर या ओझा की तलाश में तो नहीं हैं? यह कहने के बाद उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी और वहां से चला गया। थोड़ी देर में एक और आदमी आया। वह उम्र में बड़ा था और उसके हाथ में एक छोटी बाल्टी थी। लड़के ने अपना सवाल दोहराया, आप लोग क्यों इस तरह के आदमी को ढूंढ रहे हैं? उस अरब ने पूछा। क्योंकि मेरा दोस्त उससे मिलने के खातिर इतनी दूर चलकर आया है, लड़के ने जवाब दिया। अगर ऐसा कोई आदमी इस नखलिस्तान में रहता है तो वह बहुत ही ताकतवर होगा। फिर कुछ पल सोचकर उस अधीर आदमी ने कहा, यहाँ कबीले के मुखिया भी उससे नहीं मिल सकते जब तक कि वह खुद ना चाहे। सुनो, लड़ाई खत्म होने का इंतजार करो, फिर कारवा के साथ आगे बढ़ जाओ। इस नखलिस्तान के जीवन में घुसने या दखल देने की कोशिश मत करो। यह कहकर वह भी चला गया। मगर अंग्रेज बहुत खुश था। वे सही रास्ते पर थे। अंत में एक नवयुवती वहां पर आई जो काले कपड़ों में नहीं थी।
उसके कंधे पर एक बर्तन था। उसका सिर तो ढका हुआ था मगर चेहरा खुला हुआ था। लड़के ने उसके पास जाकर कीमियागार का पता पूछना चाहा। उस क्षण उसे लगा कि वक्त ठहर गया है और उसकी अंतरात्मा उसे कुछ कह रही है। उसने जब उस नवयुवती की काली आंखों में झांक कर देखा, उसके होठ देखे जो मुस्कुराहट और खामोशी के बीच ठहरे हुए से थे, तब उसे दुनिया की वह भाषा फौरन समझ में आ गई जो सभी बोलते हैं, समझते हैं अपने दिल से। वह प्यार था, मानवता से भी पुराना, रेगिस्तान से भी पुराना। जब भी दो आंखें मिलती है ऐसा ही होता है जैसा कि इस कुएं पर हुआ। वह मुस्कुरा दी। यह निश्चय ही एक शुभ शगुन था जिसका वह बिना जाने ही सारी जिंदगी इंतजार करता आया था, जिसे वह ढूंढ रहा था अपनी भीड़ों में, किताबों में, क्रिस्टलों में और रेगिस्तान की खामोशी में। वह दुनिया की शुद्धतम भाषा थी। उसका मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे अंतहीन समय में परिक्रमा करती पृथ्वी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं होती। लड़के को उस क्षण लगा कि वह अपने जीवन की एकमात्र और अद्वितीय स्त्री के सामने है, और यह कि बिना शब्दों की जरूरत की उस स्त्री को भी यही लगा था। दुनिया के किसी चीज पर यकीन से ज्यादा उसे इस एहसास पर यकीन था। उसके माता पिता, दादा दादी ने उसे बताया था कि प्रेम तो जरूर करना चाहिए, लेकिन वचन देने से पहले दूसरे को समझ लेना बहुत जरूरी है। जो ऐसा सोचते हैं उन्होंने कभी सार्वभौम भाषा नहीं सीखी। जो इस भाषा को जानते हैं उन्हें मालूम है कि इस दुनिया में कोई है जो उसका इंतजार कर रहा है, वह फिर चाहे रेगिस्तान के बीचों बीच हो या किसी बड़े शहर में। जब कभी दो ऐसे व्यक्ति मिलते हैं, उनकी नजरें मिलती हैं, तो अतीत और भविष्य बेमानी हो जाता है। तब रह जाता है केवल वह क्षण और इत्मीनान, एक इतना गहरा यकीन कि दुनिया में जो कुछ भी है सब कुछ उसी एक के हाथों पहले से लिखा हुआ है। वही हाथ प्यार पैदा करता है और दुनिया में हर एक के लिए जुड़वा आत्मा। ऐसे प्यार के बिना किसी के सपनों का कोई अर्थ नहीं है। मकतूब, लड़के ने सोचा। अंग्रेज ने लड़के को झकझोरते हुए कहा, कहां खो गए, पूछो ना। लड़का उस नवयुवती के थोड़ा और पास आ गया और जब वह मुस्कुराई तो वह भी मुस्कुरा दिया। क्या नाम है तुम्हारा? लड़के ने पूछा। फातिमा, लड़की ने नजरें झुकाकर कहा। मेरे देश में भी कुछ स्त्रियों का यही नाम है। फातिमा पैगंबर की बेटी थी। हमलावरों ने इस नाम को सब देशों में फैला दिया। खूबसूरत लड़की ने हमलावरों शब्द पर थोड़ा अभिमान जताया। अंग्रेज ने उसे फिर याद दिलाया और लड़के ने लोगों की बीमारी का इलाज करने वाले का पता पूछा। वही जो दुनिया के सारे रहस्य जानता है, उसने कहा, जो रेगिस्तान के जिन्नात से बातें करता है। जिन्नों में अच्छी और बुरी दोनों तरह की आत्माएं बसती है। और लड़के ने दक्षिण की ओर इशारा करते हुए उस अजीब आदमी का ठिकाना बताया। फिर उसने अपने बर्तन में पानी भरा और वहां से चली गई और अंग्रेज भी वहां से गायब हो गया कीमियागार को तलाशने के लिए। लड़का कुएं की मुंडेर पर देर तक बैठा रहा और याद करने लगा वह दिन जब तरीफा में भूमध्य सागरीय हवा का एक झोंका इसी नवयुवती की खुशबू लेकर आया था। और उसने उसे तब भी प्यार किया था जब उसे यह मालूम भी नहीं था कि दुनिया में ऐसी किसी औरत का अस्तित्व भी है। उसे पक्का यकीन हो गया कि उसका यह प्यार ही उसे दुनिया का हर खजाना ढूंढ लेने में मदद करेगा। अगले रोज लड़का फिर कुएं पर गया, इस उम्मीद में कि शायद फिर से उस लड़की का दीदार हो जाए। आश्चर्य की बात यह थी कि वह अंग्रेज वहां मौजूद था और रेगिस्तान को एकटक देखे जा रहा था। मैं पूरी दोपहर और शाम कीमियागार से मिलने का इंतजार करता रहा, उसने कहा। शाम के पहले तारे के साथ वह बाहर आया। मैंने बताया कि मुझे किस चीज की तलाश है और तब उसने मुझसे पूछा कि क्या मैंने कभी शीशे को सोने में बदला है। मैंने कहा, वही सीखने के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। तो उसने मुझसे कहा, मुझे वैसा करने की कोशिश करनी चाहिए बस। फिर बोला, जाओ और कोशिश करो। लड़का चुप रहा। बेचारा अंग्रेज क्या इतनी दूर का सफर तय करके यही सुनने आया था कि जाओ फिर कोशिश करो, जबकि वह ऐसी कोशिशें कई बार कर चुका है। ठीक है तो फिर से कोशिश करो, उसने अंग्रेज से कहा। वही करूंगा, मैं जा रहा हूं शुरू करने। अंग्रेज चला गया तो फातिमा कुएं पर आई। वह पानी भरने लगी तो लड़के ने उससे कहा, मैं तुमसे एक ही बात कहने आया हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं। क्या तुम मेरी बीवी बनना मंजूर करोगी? लड़की के हाथ से बर्तन छूट गया और पानी बिखर गया।
मैं हर रोज तुम्हारा यही इंतजार करूंगा। मैंने पूरा रेगिस्तान पार किया उस खजाने की तलाश में जो कहीं पिरामिडों के पास है, और मेरे लिए कबीलों की लड़ाई मानो अभिशाप बन गई थी। मगर अब लगता है कि नहीं, लड़ाई तो मेरे लिए वरदान थी, नहीं तो मैं तुमसे कैसे मिलता। लड़ाई किसी दिन खत्म हो जाएगी, लड़की ने कहा। लड़के ने चारों ओर खड़े खजूर के पेड़ों की तरफ देखा और खुद को याद दिलाया कि वह गडरिया था और फिर से गडरिया बन सकता है। फातिमा उसके लिए किसी भी खजाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। कबीले वाले हमेशा खजाने की तलाश में रहते हैं, लड़की ने कहा, जैसे कि उसने अनुमान लगा लिया हो कि उस वक्त वह क्या सोच रहा था। और रेगिस्तान में रहने वाली औरतें अपनी कबीले के आदमियों पर गर्व करती है। उसने पानी भरा और वहां से चली गई। लड़का हर रोज फातिमा से मिलने कुएं पर जाता था। उसने लड़की से अपने गडरिया जीवन के बारे में बताया, बूढ़े बादशाह के बारे में और क्रिस्टल के दुकान के बारे में भी बताया। उन दोनों में दोस्ती हो गई। उन 15 मिनटों को छोड़कर जो वह फातिमा के साथ बिताता था, उसे लगता कि पूरा दिन इतना लंबा हो गया है कि काटे नहीं कटता। नखलिस्तान में रहते हुए लगभग 1 महीना बीत गया था। एक दिन कारवा के सरदार ने सब यात्रियों को बुलाकर एक सभा की। उसने कहा, लड़ाई कब तक चलेगी कुछ पता नहीं, इसी वजह से हम अपना सफर शुरू नहीं कर सकते। हो सकता है लड़ाई लंबी चले, शायद कई सालों तक। दोनों ही तरफ बहादुर योद्धा है और यह लड़ाई दोनों ही फौजों के लिए महत्वपूर्ण है। यह लड़ाई बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए नहीं है। यह लड़ाई तो यह आजमाने के लिए है कि कौन ज्यादा ताकतवर है। जब लड़ाई इस मकसद के लिए होती है तो बहुत देर तक चलती है, क्योंकि तब अल्लाह उन दोनों के साथ होता है। लोग अपने अपने ठिकानों पर वापस चले गए। लड़का दोपहर के समय फातिमा से मिलने गया। उसने सुबह की सभा की बातें उसे बताई। जिस दिन हमारी मुलाकात हुई थी उसके अगले दिन ही तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। फातिमा अपनी बात कह रही थी। उस दिन तुमने मुझे उस सर्वव्यापी भाषा और विश्वात्मा के बारे में कुछ सिखाया था। लगता है उसी के कारण मैं तुम्हारा एक हिस्सा बन गई हूँ। लड़के ने उसकी आवाज सुनी तो उसे लगा कि वह खजूर के पत्तों से लहराकर आती हवा की आवाज से कहीं ज्यादा सुरीली और मधुर है। मैं यहाँ इस नखलिस्तान में न जाने कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। मैं अपना अतीत भूल गई हूँ, मुझे अपनी परंपराएं भी याद नहीं, और मैं वो तौर तरीके भी भुला चुकी हूँ जिनके तहत रेगिस्तान के पुरुष यहाँ की औरतों को बर्ताव करते देखना चाहते हैं। मैं जब बहुत छोटी थी तब से सपने देखा करती थी कि रेगिस्तान मेरे लिए एक बहुत ही नायाब तोहफा लेकर आएगा, और वह तोहफा अब मुझे मिल चुका है। जानते हो क्या? वह तोहफा तुम हो। लड़के का मन हुआ फातिमा के हाथ अपने हाथों में ले ले, मगर फातिमा के हाथ तो पानी का बर्तन संभाले थे। तुमने मुझे अपने सपनों के बारे में बताया, उस बूढ़े बादशाह और खजाने के बारे में बताया, और तुमने मुझे संकेतों और सगुनों के बारे में भी बताया। अब मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि उन्हीं संकेतों के सहारे तुम यहाँ मेरे पास आए हो, और मैं अब तुम्हारे सपनों की भागीदार हूँ, जिसे तुम नियति कहते हो। इसलिए मैं चाहती हूँ तुम अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ो। अगर तुम्हें लड़ाई खत्म होने तक इंतजार करना है तो वह भी करो। अगर तुम उससे पहले ही जाना चाहते हो तो अपने सपने को साकार करने के लिए अवश्य चले जाओ। रेत के टीले तो हवा से इधर उधर बदलते रहते हैं, मगर रेगिस्तान कभी नहीं बदलता। हमारा प्यार भी कभी नहीं बदलेगा। मकतूब, लड़की ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, अगर मैं सचमुच तुम्हारे सपनों का एक हिस्सा हूं तो तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। उस दिन फातिमा से अलग होते हुए लड़के का मन बहुत दुखी था। उसे अपनी जान पहचान के सभी विवाहित गडरिये का ध्यान आया। कितना मुश्किल होता था उनके लिए अपनी पत्नियों को समझना कि दूर चारागाहों में जाना उनकी मजबूरी है, मगर प्यार उन्हें रोकता था कि वे उनके साथ रहे जिनसे वे प्यार करते हैं। अपनी अगली मुलाकात में उसने फातिमा से वह सब कह डाला जो फातिमा ने कहा। रेगिस्तान हमारे आदमियों को हमसे दूर ले जाता है। कभी कभी वे लौटकर आते भी नहीं। हमें आदत है और मालूम भी है कि जो लौटकर नहीं आते वे बादल बन जाते हैं, पशुओं का हिस्सा बन जाते हैं जो बीहड़ों में छुप जाते हैं, या उस पानी में समा जाते हैं जो जमीन से निकलता है। इस तरह वो हमारी हर चीज का एक हिस्सा बनकर हम में शामिल हो जाते हैं, यानी विश्व की आत्मा में। कुछ लोग वापस भी आ जाते हैं। उन्हें देखकर बाकी औरतें भी खुश हो जाती है, इस आशा से कि एक दिन
उनके भी आदमी लौट आएंगे। मैं ऐसी औरतों को देखती थी तो उनकी खुशी से मुझे ईर्ष्या होने लगती थी। अब मैं भी उन्हीं औरतों में से एक होंगी जो किसी का इंतजार कर रही होगी। मैं रेगिस्तान की औरत हूँ और मुझे गर्व है इस बात का। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति भी वैसे ही स्वच्छंद होकर विचरे जैसे कि वह हवा जो रेत के टीलों को नित नया रूप देती है। और अगर मुझे करना भी पड़ा तो मैं यह स्वीकार कर लूंगी कि मेरा पति बादलों में समा गया है, बादलों में, पशुओं में और इसके पानी में। लड़का अंग्रेज की खोज में निकल पड़ा। वह उसे फातिमा के बारे में बताना चाहता था। उसे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि अंग्रेज ने अपने तंबू के सामने एक भट्ठी बना ली है। वह बड़ी अजीब सी भट्ठी थी जिसमें लकड़ियां जल रही थी और उसके ऊपर शीशे की एक पारदर्शी बोतल रखी थी जिसमें कुछ उबल रहा था। अंग्रेज की आंखों की चमक बदल गई थी। अब वह चमक किताब पढ़ने के समय के मुकाबले ज्यादा चमकदार थी। यह मेरे काम का पहला चरण है, अंग्रेज ने कहा। मुझे गंधक को अलग अलग करना है और ऐसा करने के लिए जरूरी है कि मेरे मन में कोई भय ना हो। नाकामयाबी के डर से ही मैंने पहले यह काम नहीं किया। अब शुरू कर रहा हूँ जो मुझे 10 साल पहले करना चाहिए था। चलो, फिर भी खुशी है कि मुझे इसके लिए और 20 साल तक का इंतजार नहीं करना पड़ा। अंग्रेज ने भट्टी में कुछ और लकड़ियां डाली और लड़का भी वहीं रुका रहा जब तक डूबते सूरज की किरणों से रेगिस्तान भी गुलाबी नहीं हो गया। उसका मन हुआ रेगिस्तान में बहुत दूर तक जाने का, यह जानने के लिए कि रेगिस्तान की खामोशी के पास उसके सवालों का जवाब है या नहीं। वह उसी उहापोह में डूबा था, खजूर के पेड़ों को एकटक देखता हुआ। उसे हवा की आवाज सुनाई दी और पैरों के नीचे पत्थर भी महसूस हुए। यहाँ वहां उसे कोई सांप भी मिल गया जो उसे लगा कि बहुत पुराने समय में रेगिस्तान भी तो समुद्र ही रहा होगा। वह एक पत्थर पर बैठ गया और क्षितिज की सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। क्या प्यार और आधिपत्य में कुछ अंतर है? शायद हाँ, शायद ना, पर वह उन्हें अलग ना कर पाया। फातिमा इस रेगिस्तान की रहने वाली थी और यह रेगिस्तान ही उसे इस बात को समझने में मदद करेगा। वह यह सब सोच रहा था कि उसे लगा उसके ऊपर कोई छाया उड़ रही है। देखा तो चीलों का एक जोड़ा आसमान में उड़ रहा था, ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे। उसने चीलों को हवा में तैरते हुए देखा। हालांकि उनकी उड़ान में कोई रचना नहीं थी, मगर कुछ बात तो थी उसमें। यह बात और थी कि वह उसकी समझ से बाहर थी। उसने चीलों की उड़ान को ध्यान से देखा और उसमें कुछ पढ़ना चाहा। क्या ये चीलें उसे प्यार का अर्थ समझा सकती है जिसमें आधिपत्य की भावना ना हो? उसे नींद आ रही थी। उसका दिल तो जागे रहने को था, मगर वह सोना भी चाह रहा था। मैं विश्व की सर्वव्यापी भाषा सीख रहा हूँ और दुनिया की हर चीज मेरे लिए कोई मायने रखने लगी है, इन चीलों की उड़ान भी। उसने अपने आप से कहा। ऐसी मनोदशा में वह कृतज्ञ था कि उसे प्यार हो गया है। जब आप प्यार करने लगते हैं तो सभी चीजों के अर्थ और गहरे हो जाते हैं। अकस्मात एक चील ने आसमान में तेजी से डुबकी लगाई और दूसरी चील पर हमला कर दिया। क्षण भर को उसे लगा तलवारों से लैस एक फौज उस नखलिस्तान में घुस आई हो। उस ख्याल ने उसे झकझोर दिया। उसने लोगों को मारीचिका के बारे में बात करते सुना था, कुछ को स्वयं देखा भी था। वे भी तो इच्छाएं ही थी जो अपनी प्रबलता के कारण रेगिस्तान में प्रकट हो जाती थी। मगर यह फौज का नखलिस्तान पर हमला करने वाली मारीचिका नहीं, वह ऐसा कभी नहीं चाहता था। वह युद्ध की बात भूलकर अपनी सोच में लौट जाना चाहता था। उसने एक बार फिर से अपना ध्यान रेगिस्तान के गुलाबी रंगों और पत्थरों पर केंद्रित करने की कोशिश की, मगर उसके दिल में कुछ ऐसा था जो ध्यान को जमने नहीं दे रहा था। हमेशा सगुनों की बात मानना, बूढ़े बादशाह ने कहा था। लड़के को फिर से वही युद्ध का दृश्य याद आ गया। यही नहीं, उसके अंतर्मन से आवाज आई, ऐसा होने जा रहा है। वह उठकर खड़ा हो गया, लौट चला पेड़ों की ओर। एक बार फिर उसने अलग अलग चीजों की जुबान पढ़नी चाहिए और उसे लगा इस वक्त रेगिस्तान सुरक्षित है और नखलिस्तान में खतरा बढ़ गया है। ऊंट चालक खजूर के पेड़ के सहारे बैठा हुआ सूर्यास्त देख रहा था। उसने रेत के टीलों की दूसरी तरफ से लड़के को आते हुए देखा। एक फौज बस आने वाली है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, लड़के ने कहा। तुम्हें कैसे मालूम? मैंने ऐसा दृश्य अपने मन में देखा है, ऊंट चालक बोला। रेगिस्तान में लोगों के दिल अक्सर ऐसे दृश्यों से भर जाते हैं। लड़के ने चीलों वाली घटना बताई, कैसे वह उन्हें आसमान में उड़ते हुए देख रहा था और उनमें से एक ने जब तेज डुबकी लगाकर दूसरी पर हमला किया तो उसे लगा उसने भी विश्व की आत्मा में डुबकी लगा ली है।
ऊंट चालक लड़के की बात समझ रहा था। उसे मालूम था कि दुनिया के किसी भी एक चीज को देखकर पूरी दुनिया का इतिहास जाना जा सकता है। कोई चाहे तो किताब का कोई सा पृष्ठ खोल ले, किसी का हाथ देख ले या पक्षियों की उड़ान देख ले, गरज यह कि कुछ भी देख ले, तो वह व्यक्ति उस क्षण के अनुभव से संबंधों को जोड़ सकता है। ऐसा नहीं है कि वे चीजें अपने आप में कुछ प्रकट करती है, बल्कि ये तो लोग हैं जो अपने चारों तरफ कुछ भी घटित होता देखकर उसे एक जरिया बना लेते हैं विश्वात्मा में बैठने का। रेगिस्तान में ऐसे बहुत से लोग थे जो विश्वात्मा में पैठ बनाने के बल पर आराम से अपनी जीविका चलाते थे। उन्हें ऋषि मनीषी कहा जाता था। औरतें और बुजुर्ग उनसे डरते थे। कबीले के लोग उनसे परामर्श लेते कतराते थे। आखिर कोई योद्धा युद्ध में कैसे लड़ सकेगा अगर उसे मालूम हो जाए कि मौत उसके नसीब में लिखी है। वैसे लड़ाई उन्हें अच्छी लगती थी और इस बात की अनिश्चितता भी कि उनकी हार होगी या जीत। भविष्य में क्या होगा यह तो अल्लाह ने पहले ही लिख दिया है, और जो उसने लिखा है वह हमेशा आदमी की भलाई के लिए ही होता है। इसी कारण कबीले के लोग वर्तमान में जीते थे, क्योंकि वर्तमान अनिश्चितताओं से भरा होता है। इसलिए सतर्कता के अलावा उन्हें जरूरी जानकारी भी होनी चाहिए, जैसे कि दुश्मन की तलवार कहाँ है, उसका घोड़ा कहाँ है, जिंदा बचे रहने के लिए उस पर कौन सा वार करना चाहिए। ऊंट चालक तो योद्धा था नहीं, पर वह कई ऐसे नजूमियों से बातचीत करता रहता था। उनमें से कुछ ने जो कहा वह अक्षरश सही निकला और कुछ का एकदम गलत। तब एक बार सबसे बुजुर्ग नजूमी ने ऊंट चालक से पूछा था कि भविष्य की बातें जानने में वह इतनी दिलचस्पी क्यों रखता है। इसलिए कि मैं कुछ कर सकूं, ऊंट चालक ने कहा, और उन चीजों को बदल सकूं जिन्हें मैं घटित होते हुए नहीं देखना चाहता। तब वे तुम्हारे भविष्य में कैसे शामिल हो सकेंगी। अच्छा, तो यूं समझ लीजिए कि मैं अपना भविष्य इसलिए जानना चाहता हूं कि मैं उसके लिए तैयार हो सकूं। अगर कुछ अच्छा घटित होने वाला है तो वह तुम्हारे लिए सुखदायी आश्चर्य बनकर आएगा, मनीषी ने कहा, और अगर कुछ बुरा घटित होने वाला है तो तुम पहले से ही उसके बारे में सोच सोच कर दुखी होते रहोगे। मैं भविष्य जानना चाहता हूं क्योंकि मैं पुरुष हूं, ऊंट चालक बोला, और आदमियों के जीवन का आधार उनका भविष्य ही होता है। मनीषी टहनियों से भविष्य जानने की विद्या में माहिर था। वह पासों की तरह जमीन पर टहनियां फेंक जिस तरह से वे गिरती थी उनके अर्थ पढ़ने की कोशिश करता था। उस दिन उसने कोई भविष्यवाणी नहीं की, कोई हिसाब नहीं लगाया। उसने सगुन बताने वाली उन टहनियों को समेटा, कपड़े में लपेटा और झोले में रख लिया। मैं लोगों का भविष्य बांचकर अपनी जीविका चलाता हूँ। मैं टहनी विद्या के इस विज्ञान को जानता हूँ। मुझे मालूम है कि टहनियों द्वारा उस भेद को कैसे भेदा और पढ़ा जा सकता है जो वहां लिखा है। वहां मैं अतीत पढ़ सकता हूँ, उसे उघाड़ सकता हूँ जो भुलाया जा चुका है, और उन सगुनों को भी समझ सकता हूँ जो वर्तमान में मौजूद हैं। जब लोग मुझसे परामर्श करते हैं तो ऐसा नहीं है कि मैं उनका भविष्य पढ़ने लगता हूँ। मैं तो भविष्य की अटकल लगाता हूँ। भविष्य का मालिक तो ईश्वर है और वही उसे प्रकट करता है असाधारण परिस्थितियों में। तुम पूछोगे कि फिर मैं भविष्य का अनुमान कैसे लगाता हूँ। वर्तमान में जो शकुन है उसके आधार पर कुंजी तो वर्तमान में छिपी है। अगर तुम वर्तमान पर ध्यान दो तो उसमें सुधार ला सकते हो, और यदि तुमने वर्तमान सुधार लिया तो बाद में जो भी आने वाला है वह भी आज से बेहतर होगा। भविष्य की चिंता छोड़ो और इस शिक्षा पर चलो कि ईश्वर अपने बच्चों को प्यार करता है, हर दिन अपने साथ कुछ ऐसा लाता है जो शाश्वत है। ऊंट चालक ने फिर सवाल किया कि वह कौन सी ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनमें ईश्वर उसे अपना भविष्य देखने की इजाजत देगा, तभी जब वो स्वयं उसे उद्घाटित करे। हालांकि ईश्वर बहुत कम ऐसा करता है, और जब वो ऐसा करता है तो उसका एक ही कारण होता है, पहले से लिखे हुए भविष्य में कुछ फेरबदल करना। ऊंट चालक ने सोचा, ईश्वर ने लड़के को भविष्य का आभास तो दे ही दिया है, तो क्या वह उस लड़के को एक माध्यम बनाना चाहता था। जाओ और कबीलों के सरदारों से मिलो, ऊंट का चालक ने लड़के से कहा। युद्ध के लिए इधर आती हुई सेनाओं की सूचना उन्हें दो। वे मुझ पर हंसेंगे। वे रेगिस्तान के लोग हैं, सगुनों पर विश्वास करते हैं। तब तो उन्हें मालूम चल ही गया होगा। अभी उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। उनका विश्वास है कि अगर अल्लाह की यह मर्जी है कि उन्हें कुछ पता चले तो कोई न कोई आकर उन्हें उसके बारे में बता देगा। ऐसा पहले भी कई बार हो चुका है, पर इस बार वह कोई और कोई नहीं, तुम हो। लड़के ने फातिमा के बारे में सोचा और उसने तय किया कि वह कबीलों के सरदारों से मिलेगा। नखलिस्तान के बीचों बीच
एक बहुत बड़े सफेद तंबू के सामने खड़े पहरेदार से लड़के ने कहा, मैं सरदार से मिलना चाहता हूँ। मैं रेगिस्तान से अपने साथ सगुन लाया हूँ। बिना कोई प्रश्न पूछे वह पहरेदार भीतर चला गया। कुछ देर बाद जब वह आया तो उसके साथ सफेद और सुनहरी पोशाक पहने एक नौजवान अरब था। लड़के ने जो कुछ भी देखा था उस अरब को बता दिया। वह अरब लड़के से वही इंतजार करने के लिए कहकर भीतर चला गया। रात घिराई। तरह तरह के योद्धा और व्यापारी तंबू में आते और जाते रहे। एक एक करके सभी अलाव बुझा दिए गए। नखरिस्तान में ऐसी शांति छा गई जैसे कि रेगिस्तान में होती है। केवल बड़े तंबू में रोशनी थी। इस सब के बीच लड़के के मन में सिर्फ फातिमा का ख्याल था, पर उसे फातिमा के साथ अपनी आखिरी मुलाकात की बात अभी भी ठीक से समझ में नहीं आई थी। आखिरकार घंटों के इंतजार के बाद पहरेदार ने लड़के से भीतर चलने के लिए कहा। लड़के ने भीतर जो देखा उससे आश्चर्यचकित रह गया। वह कभी सोच भी नहीं सकता था कि रेगिस्तान के बीचों बीच कोई ऐसा तंबू भी हो सकता है। जमीन पर इतने सुंदर कालीन बिछे हुए थे जिन पर वह कभी चला ही न था। छत से हाथ से गढ़े हुए सोने के कंदील लटक रहे थे जिनमें मोमबत्तियां जल रही थी। कबीले के सरदार अर्धवृत्ताकार बनाकर रेशम के मुलायम गद्दों पर बैठे थे। उन गद्दों पर खूबसूरत कसीदाकारी की गई थी। नौकर चाकर चांदी की तस्तरियों में मेवा और चाय परोस रहे थे। कुछ हुक्के की चीलम को हवा दे रहे थे। पूरे वातावरण में धुएं की मीठी गंध फैली हुई थी। कुल 8 सरदार थे, मगर लड़का तुरंत इस बात को ताड़ गया कि उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है। वह अरब जो अर्धवृत्त के बीचों बीच सफेद और सुनहरे कपड़े पहने विराजमान था। उसके पास ही बैठा था वह नवयुवक अरब जिससे अभी थोड़ी देर पहले ही उसकी बातचीत हुई थी। लड़के की ओर इशारा करते हुए एक सरदार ने पूछा, वह अजनबी कौन है जो संकेतों और सगुनों की बात करता है? मैं, लड़के ने जवाब दिया, और फिर उसने जो कुछ भी देखा था वह विस्तार से बयान कर दिया। रेगिस्तान यह सब कुछ एक अजनबी पर क्यों प्रकट करेगा जबकि हम यहाँ पीढ़ियों से रहते आए हैं? एक दूसरे प्रमुख ने सवाल उठाते हुए कहा। चूंकि मेरी आंखें अभी तक रेगिस्तान की अभ्यस्त नहीं हुई है, लड़के ने जवाब दिया, मैं वह सब कुछ देख सकता हूँ जो रेगिस्तान की अभ्यस्त आंखें नहीं देख सकती, और मुझे विश्वात्मा का भी बोध है। लड़के ने अपने मन में सोचा, नखलिस्तान तो तटस्थ क्षेत्र है, यहाँ कोई आक्रमण क्यों करेगा? तीसरे प्रमुख ने जिज्ञासा प्रकट की। मैं तो आपको केवल वही बता सकता हूँ जो मैंने देखा है। अगर आप इस पर यकीन नहीं करना चाहते तो आपको इस बारे में कुछ करने की जरूरत नहीं है। आदमियों में गर्मागर्म बहस छिड़ गई। वे ऐसी अरबी बोल रहे थे जो उस लड़के की समझ से परे थी। वह बाहर जाने को हुआ तो पहरेदार ने उससे रुकने को कहा। लड़का डर गया। उसे लगा कि वह सगुन अच्छा नहीं है। ऊंट चालक से हुई बात पर उसे अफसोस हुआ। एकाएक केंद्र में बैठा वयोवृद्ध व्यक्ति मुस्कुराया। लड़के की जान में जान आई। उस वृद्ध ने बहस में कोई हिस्सा नहीं लिया था और अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, मगर लड़के को तो उस सर्वव्यापी भाषा की अनुभूति थी। इसी कारण उसने सुलह व शांति की इन तरंगों को पहचान लिया। अब उसका अंतर्मन कह रहा था कि यहाँ आकर उसने गलती नहीं की है। चर्चा समाप्त हो गई थी। कबीले के सरदार शांति से उस वयोवृद्ध की बात सुन रहे थे। तब उसने लड़के को देखा, भाव शून्य और रुखी नजरों से। 2000 साल पहले की बात है। किसी दूर देश में सपनों पर यकीन करने वाला एक आदमी को काल कोठरी में डाल दिया गया और उसके बाद गुलाम की हैसियत से उसे बेच दिया गया। वृद्ध ने लड़के को ऐसी भाषा में बताया जो वह फौरन समझ गया। हमारे व्यापारियों ने उस आदमी को खरीद लिया और मिस्र ले आए। हम सबको मालूम है, जो सपनों में विश्वास रखते हैं वे उन्हें बांचना भी जानते हैं। वृद्ध ने अपनी बात जारी रखी। जब फैरो ने सपने में ऐसी गायें देखी जिनमें से कुछ बहुत दुबली थी और कुछ बहुत मोटी, तो उस आदमी से जिसका मैंने अभी जिक्र किया पूरा मिस्र को अकाल से बचाया था। उसका नाम था जोसेफ। वह भी एक अजनबी देश में एक अजनबी ही था, ठीक तुम्हारी ही तरह, लगभग तुम्हारी ही उम्र का। वह चुप हो गया, मगर आंखों में अभी भी दोस्ती की कोई झलक नहीं थी। हम हमेशा परंपराओं का पालन करते हैं। इन्हीं परंपराओं ने उन दिनों मिस्र को अकाल से बचाया था और मिस्र वासियों को धनवान बना दिया। परंपरा ही आदमी को सिखाती है रेगिस्तान पार करना, और यह भी कि बच्चे शादियां कैसे करें। परंपराओं के अनुसार नखलिस्तान एक तटस्थ क्षेत्र है, दोनों ही पक्षों के लिए, जो उतने ही सुरक्षित है जितने की असुरक्षित।
वृद्ध की बात जारी थी। सभी खामोश थे, मगर परंपराओं का यह भी कहना है कि हमें रेगिस्तान से आए संदेशों पर भरोसा करना चाहिए। हमने तो जो कुछ भी सीखा है वह सब रेगिस्तान से ही सीखा है। वृद्ध के इशारे पर सब लोग खड़े हो गए। सभा समाप्त हो गई थी। हुक्के बुझा दिए गए। पहरेदार मुस्तैदी से खड़े हो गए थे। लड़का चलने को हुआ तो वयोवृद्ध फिर से बोला, कल हम अपना यह निर्णय बदल देंगे कि नखलिस्तान में रहने वाले अपने पास कोई भी हथियार नहीं रखेंगे। पूरा दिन हम शत्रुओं की ताक में रहेंगे। जब सूरज डूबेगा तो सारे आदमी अपने अपने हथियार एक बार फिर मुझे सौंप देंगे। हर मरे हुए 10 शत्रुओं के एवज में तुम्हें सोने की एक मुहर मिलेगी। मगर हथियार तभी लिए जा सकते हैं जब उनका लड़ाई में इस्तेमाल किया जाए। हथियार भी रेगिस्तान की तरह मनमौजी होते हैं। अगर उनका इस्तेमाल न किया जाए तो वक्त आने पर वह काम ही नहीं करते। अगर उनमें से एक भी हथियार कल इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह तुम पर चलेगा। नखलिस्तान केवल पूर्णिमा की रोशनी से रोशन था। उसका तंबू वहां से केवल 20 मिनट की दूरी पर था। वह उस तरफ बढ़ने लगा। जो कुछ भी हुआ वह उसके लिए खतरे का संकेत था। उसने विश्वात्मा से एकीकरण में सफलता पाई थी, लेकिन अब वही उसकी मौत का कारण बन सकती थी। बड़ी भयावह बाजी थी यह, मगर वह ऐसी बाजियां तो खेलता आया है। अपनी नियति को पाने के लिए उसने अपनी सारी भेड़ों को बेच दिया था। उस ऊंट चालक ने भी तो कहा था कि कल मरना किसी और दिन मरने से बेहतर नहीं है। हर दिन आता है रहने के लिए या फिर इस दुनिया से चले जाने के लिए। हर चीज एक ही वस्तु पर निर्भर करती है और वह है मकतूब। चुपचाप अपने तंबू की ओर चलते हुए उसके मन में रत्ती भर दुख या अफसोस नहीं था। अगर वह कल मर भी गया तो इसका अर्थ होगा ईश्वर की ऐसी ही मर्जी थी और ईश्वर भविष्य को बदलना नहीं चाहता था। उसे संतोष होगा कि मरने से पहले उसने जल डमरू मध्य को पार किया, क्रिस्टल के दुकान में काम किया, रेगिस्तान की खामोशी को सुना और उसने फातिमा की वे सुंदर आंखें देखी। घर छोड़ने के बाद से उसने अपना हर दिन गहरी शिद्दत से जिया है। अगर वह कल मर भी गया तो भी वह और गडरिये के मुकाबले कितना कुछ देख चुका है। अकस्मात गरज के साथ बहुत जोर की विस्फोटक आवाज हुई और इतनी तेज हवा का सनसनाता थपेड़ा उसे लगा कि वह वहीं जमीन पर गिर गया। ऐसी भयानक हवा का उसे अनुभव नहीं था। चारों दिशाएं धूल धूसरित हो गई। चांद भी धूल से कहीं दुबक गया। अब उसके सामने एक विशाल सफेद घोड़ा था जो अपनी पिछली 2 टांगों पर खड़ा होकर हिनहिना रहा था। जब अंधा कर देने वाली धूल थोड़ी कम हुई तो लड़के ने जो देखा उसे देखकर वह कांप उठा। घोड़े पर काली पोशाक पहने हुए एक घुड़सवार था। उसके बाएं कंधे पर एक विशाल बाज बैठा पंख फड़फड़ा रहा था। घुड़सवार पगड़ी पहने था। उसका सारा चेहरा आंखों के अलावा काले रुमाल से ढका हुआ था। लगता था कि वे रेगिस्तान का कोई दूत है, मगर उसका अस्तित्व दूत से कहीं शक्तिशाली था। उस अजनबी घुड़सवार ने मयान से तलवार निकाल ली जो चांद की रोशनी में बिजली की तरह चमकी। चीलों की उड़ान में छिपे अर्थों को जानने की यहाँ किसने जुर्रत की है। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि अल्फ्यूम नखलिस्तान की 50,000 खजूर के पेड़ों से टकराकर गूंज रही थी। यह जुर्रत मैंने की थी, लड़के ने कहा। उसे सेंटियागो माता मोरस की वह प्रतिमा याद आई जिसमें वह घोड़े पर सवार था और उसके घोड़े के खुरों में कितने ही नास्तिक कुचले हुए पड़े थे। यह घुड़सवार भी बिल्कुल वैसा ही था। यह बात और थी कि इसके किरदार बदले हुए थे। मैंने ही ऐसा करने का साहस किया था, लड़के ने दोहराया और अपनी गर्दन तलवार का वार सहने के लिए झुका दी। इस तरह बहुत सी जिंदगियां बच जाएंगी क्योंकि मैं विश्वात्मा के भीतर झांक कर देख सका था। तलवार चली नहीं, बल्कि अजनबी ने तलवार नीची करके उसकी नोक लड़के के माथे से लगा दी। उससे रक्त की बूंद निकल आई। घुड़सवार निश्चल था, लड़का भी। लड़के के मन में वहां से भाग जाने का विचार भी नहीं आया। दिल ही दिल में उसे एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था कि वह अपनी नियति को तलाशते हुए ही मरेगा और फातिमा के लिए भी। सगुन सच्चे ही थे। वह यहाँ शत्रु के सामने खड़ा था, मगर मरने की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। विश्वात्मा उसका इंतजार कर रही है और बहुत जल्दी ही वह उसमें समा जाएगा, उसी का एक हिस्सा बन जाएगा। आने वाले कल में यह शत्रु भी उसी आत्मा का हिस्सा बनेगा। लड़के का माथा अभी भी तलवार की नोक पर था। तुमने पक्षियों की उड़ान को क्यों पढ़ा? मैंने वही पढ़ा जो वे पक्षी मुझसे बताना चाहते थे। वे इस नखलिस्तान को बचाना चाहते थे। कल तुम सब लोग मारे जाओगे।
चूंकि नखलिस्तान में आदमियों की संख्या तुमसे कहीं ज्यादा है। तलवार अभी भी वही थी। तुम अल्लाह की मर्जी को बदलने वाले कौन होते हो? अल्लाह ही ने फौजें बनाई है और उसी ने उन चीलों को भी बनाया है। अल्लाह ही ने मुझे पक्षियों की भाषा सिखाई है। हर एक चीज उसने अपने हाथों से रची और लिखी है। लड़के ने जवाब दिया। उसे ऊंट चालक के शब्द याद आ गए थे। अजनबी ने लड़के के माथे से तलवार हटा ली। लड़के ने राहत की सांस ली, मगर फिर भी वह भाग नहीं सका। अपने पूर्वानुमानों और भविष्यवाणियों से सावधान रहो, अजनबी ने कहा। जो लिखा होता है उसे किसी भी तरह बदला नहीं जा सकता। मैंने तो बस सेना देखी थी, लड़के ने कहा। लड़ाई का नतीजा क्या हुआ यह मैंने नहीं देखा। अजनबी को लड़के के जवाब से संतोष हुआ, मगर तलवार अभी भी उसके हाथ में ही थी। लेकिन एक अजनबी इस अजनबी जगह में क्या कर रहा है? मैं अपनी नियति का पीछा कर रहा हूं। रहने दो, तुम इस बात को नहीं समझोगे। अजनबी ने तलवार मयान में रख ली। लड़का आश्वस्त हुआ। मुझे तुम्हारी हिम्मत की परीक्षा लेनी थी, अजनबी ने कहा। उस सर्वव्यापी भाषा को समझने और बूझने के लिए हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। लड़के को आश्चर्य हुआ। अजनबी ऐसी बातें कर रहा था जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता था। अपनी बात जारी रखते हुए अजनबी ने कहा, इतनी दूर आने के बाद अपनी कोशिश मत छोड़ना। तुम्हारे मन में रेगिस्तान से प्यार होना चाहिए, मगर उस पर पूरा यकीन। ना, कभी नहीं। रेगिस्तान हर आदमी की परीक्षा लेता है, हर कदम पर उन्हें ललकारता है और जिनका ध्यान बढ़ जाता है उन्हें खत्म कर देता है। उसने जो भी कहा उससे लड़के को बूढ़े बादशाह का स्मरण हो आया। अगर यहाँ लड़ाकू योद्धा आ जाए और सूर्यास्त तक तुम सही सलामत रहो तो मुझे ढूंढते हुए आ जाना, अजनबी ने कहा। वही हाथ जिसमें थोड़ी देर पहले तलवार थी उसमें अब चाबुक था। घोड़ा एक बार फिर धूल उड़ाता हुआ पिछले पैरों पर खड़ा हुआ, मुड़ा और सरपट दौड़ गया। तुम कहां रहते हो? लड़के ने चिल्लाकर जाते हुए घुड़सवार से पूछा। चाबुक वाले हाथ ने दक्षिण की तरफ इशारा कर दिया। लड़के की मुलाकात कीमियागार से हो चुकी थी। अगर आपको ये किताब बहुत अच्छी लग रही है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपने दोस्तों से इन ऑडियोज को जरूर शेयर करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके इस किताब को खरीद सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि मुझे ऑडियो बुक में और क्या सुधार करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कुछ सुझाव देना तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, जिससे मैं आगे आने वाले ऑडियोज में सुधार कर सकूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन सुबह अल्फ्यूम के खजूर के पेड़ों की आड़ में इधर उधर लगभग 2000 हथियारबंद लोग तैनात थे। सूरज के थोड़ा चढ़ने से पहले करीब 500 कबीले वाले क्षितिज से आते हुए दिखाई दिए। घुड़सवार योद्धा नखलिस्तान की उत्तर दिशा से अंदर आए, इस तरह कि जैसे वे लड़ाई करने न आए हो, पर हरेक की पोशाक में हथियार छिपे हुए थे। अल्फ्यूम के केंद्र में स्थित सफेद तंबू के पास पहुंचकर उन्होंने अपनी शमशीरें और तलवारें निकाल ली और तंबू पर आक्रमण कर दिया। तंबू खाली था। पेड़ों के पीछे छिपे हुए हथियारबंद नखलिस्तानी योद्धाओं ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और आनन फानन में सभी हमलावरों को मार गिराया। बस एक ही जिंदा बचा। औरतें अपने अपने खेमों में अपने खाविंदों की जिंदगी की दुआ मांग रही थी। अतः वे भी जो कुछ हुआ उससे बेखबर थी। अगर जमीन पर हमलावरों की लाशें न बिछी होती तो सब कुछ सामान्य ही दिखाई देता। योद्धाओं ने केवल आक्रमणकारियों के सरदार की जान बख्श दी थी। उसी दोपहर वह कबीले के सरदारों के सामने हाजिर किया गया, जिन्होंने जवाब तलब करते हुए पूछा कि उसने नखलिस्तान की परंपरा को क्यों तोड़ा। पराजित सरदार ने कहा कि उसके आदमी भूखे प्यासे थे, लगातार लड़ते लड़ते थक गए थे, इसलिए हमने नखलिस्तान पर कब्जा जमाने की बात सोची ताकि हम फिर तरोताजा होकर लड़ाई लड़ सके। कबीले के सरदार ने मृतकों के लिए दुख प्रकट करते हुए कहा कि परंपराएं पवित्र होती है। उसने पराजित सरदार को मृत्यु दंड दिया। तलवार से सिर कलम करने या गोली से उड़ा देने के बजाय उसे एक सूखे खजूर के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। रेगिस्तान की तेज गर्म हवाओं में पराजित सरदार का मृत शरीर अकड़ गया। कबीले के सरदार ने लड़के को बुलाकर 50 स्वर्ण मुद्राएं दी। उसने मिस्र के जोसेफ की कहानी फिर से दोहराई और लड़के से कहा कि वह नखलिस्तान के सलाहकार का पद स्वीकार करे। जब सूरज ढल गया और आकाश में तारे निकल आए तो लड़के ने दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। अंततः उसे एक अकेला खेमा दिखाई दिया। कुछ अरब
जो उधर से गुजर रहे थे उन्होंने लड़के को बताया कि वहां जिन रहते हैं, मगर लड़का डरा नहीं। वह वहीं बैठकर इंतजार करने लगा। चांद आकाश में काफी ऊंचा आ गया था। तब उसने कीमियागार को आते हुए देखा। उसके कंधों पर 2 मरी हुई चीलें लटकी थी। मैं आ गया हूं, लड़के ने कहा। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए, कीमियागार ने जवाब दिया। शायद तुम्हारी नियति तुम्हें यहां ले आई है। कबीलों की आपसी लड़ाइयों के कारण रेगिस्तान पार करना नामुमकिन हो गया है, इसलिए मैं यहां आ गया। कीमियागार घोड़े से नीचे उतरा और उसे अपने साथ खेमे के अंदर आने का इशारा किया। खेमा नखलिस्तान के और खेमों जैसा ही था। लड़के ने खेमे के भीतर कीमियागारी में इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों और भट्टियों को देखने के लिए नजर दौड़ाई, मगर वहां वैसा कुछ नहीं था। बस कुछ किताबें एक के ऊपर एक रखी थी। एक स्टोव था, कालीन थे जिनमें रहस्यमयी आकृतियां अंकित थी। बैठो, हम कुछ पिएंगे और फिर इन चीलों का भोजन करेंगे, कीमियागार ने कहा। लड़के को शक हुआ कि ये वही 2 चीले हैं जिन्हें उसने पहले देखा था, मगर वह चुप रह गया। कीमियागार ने आग जलाई और बहुत जल्दी ही पूरा तंबू एक मनोहर सुगंध से भर गया, हुक्कों की सुगंध से बेहतर। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? लड़के ने पूछा। सगुनों के कारण, कीमियागार ने जवाब दिया। हवा ने मुझे बताया था कि तुम आओगे और तुम्हें मदद की जरूरत होगी। ओह, वह मैं नहीं हूं जिसके बारे में हवा ने आपसे बात की थी। वो तो एक दूसरा विदेशी है, अंग्रेज। वह आपकी तलाश में यहाँ आया है। मुझे मालूम है उसे बहुत सी चीजें करनी है, मगर उसकी दिशा सही है। वह रेगिस्तान को समझने की शुरुआत कर चुका है। और मैं, जब कभी कोई व्यक्ति वाकई में कोई वस्तु पा लेना चाहता है तो वह पूरी सृष्टि उसका सपना साकार करने का उपक्रम करती है। कीमियागार ने बूढ़े बादशाह के शब्द दोहराए। लड़के के समझ में आ गया, एक और व्यक्ति है जो उसे अपनी नियति प्राप्त करने में मदद करना चाहता है। तो आप मुझे निर्देश देंगे? नहीं, तुम्हें वह सब जो तुम्हें जानना चाहिए पहले से ही मालूम है। मैं तो केवल तुम्हारे खजाने की दिशा बताने में तुम्हारी मदद करूंगा। मगर जनजातीय कबीलों की ये आपसी लड़ाइयां, लड़के ने दोहराया। मुझे मालूम है रेगिस्तान में क्या चल रहा है। मैं तो पहले से ही अपना खजाना पा चुका हूँ। मेरे पास एक ऊंट है, मेरे पास क्रिस्टल दुकान में कमाया धन है और मेरे पास 50 स्वर्ण मुद्राएं भी है। इन सब के कारण अपने देश में मुझे रईसों में गिना जाएगा, मगर इनमें से कुछ भी पिरामिडों का नहीं है, कीमियागार ने कहा। मेरे पास फातिमा भी है और वह मेरे सारे खजानों से बढ़कर है। उसे भी तुमने पिरामिडों में नहीं पाया है। उन्होंने खाते वक्त कोई बात नहीं की। कीमियागार ने एक बोतल खोलकर उसका लाल पेय लड़के के प्याले में डाला। अब तक की पी हुई सारी शराबों में उस शराब का स्वाद सबसे बेहतर था। शराब पीना यहाँ मना है ना? लड़के ने पूछा। कीमियागार ने जवाब दिया, हमारे मुंह के भीतर जो जाता है वह बुरा नहीं है, बल्कि मुंह से जो बाहर आता है वह बुरा है। कीमियागार शुरू में थोड़ा डरावना था, मगर शराब पीने के बाद लड़के के मन से डर जाता रहा। भोजन करने के बाद वह खेमे के बाहर ही बैठ गए। चांद की रोशनी इतनी तेज थी कि तारे फीके पड़ गए थे। लड़के को खुश देखकर कीमियागार ने कहा, पियो और आनंद लो। आज रात खूब अच्छी तरह से आराम करो कि जैसे कल तुम्हें लड़ाई पर जाना है। याद रखना, जहां तुम्हारा दिल है वहीं तुम्हारा खजाना भी है। तुम्हें हर हाल में खजाने को ढूंढना ही है, ताकि जो कुछ भी तुमने रास्ते में सीखा है वह सार्थक हो सके। कल तुम अपना ऊंट बेचकर एक घोड़ा खरीद लो। ऊंट विश्वासघाती होते हैं। वे हजारों मील की दूरियां नापते हैं, थकने का नाम ही नहीं लेते। फिर एकाएक वे दम से बैठ जाते हैं और मर जाते हैं। मगर घोड़े थोड़ा थोड़ा करके थकते हैं। तुम्हें हमेशा मालूम रहता है तुम उनसे कितनी अपेक्षा कर सकते हो और वे कब मरने वाले हैं। अगली रात वह लड़का एक घोड़े पर सवार होकर उस कीमियागार के खेमे में पहुंचा। कीमियागार पहले से तैयार था। उसने घोड़े पर जीन कसी और बाज को अपने बाएं कंधे पर बैठा लिया। उसने लड़के से कहा, अच्छा, मुझे बताओ रेगिस्तान के भीतर जीवन किधर है? केवल वे जो जीवन के इन चिन्हों को देख सकते हैं वही अपना खजाना ढूंढ सकते हैं। चांद की रोशनी में घोड़ों पर दोनों सवार आगे बढ़ चले। पता नहीं रेगिस्तान में जीवन के चिन्ह मैं पहचान भी पाऊंगा या नहीं। लड़के ने सोचा, मैं रेगिस्तान को उतनी अच्छी तरह से जानता भी नहीं। वह कीमियागार को यह सब बता देना चाहता था, पर वह उससे डरता भी था। वे उस पथरीली जगह पर पहुंच गए जहां लड़के ने उन 2 उड़ती हुई चीलों को देखा था और जहां अब खामोशी थी।
रेगिस्तानी हवा थी। मुझे नहीं मालूम रेगिस्तान में जीवन कैसे ढूंढा जाए, लड़के ने कहा। मुझे यह तो मालूम है कि यहाँ जीवन है, मगर वह कहाँ है यह नहीं मालूम। जीवन ही जीवन को आकर्षित करता है, कीमियागार ने जवाब दिया। और तब लड़का सब कुछ समझ गया। उसने घोड़े की लगाम ढीली कर दी। ऐसा करते ही घोड़ा पथरीली जमीन और रेत पर दुलही भरता दौड़ चला। कीमियागार का घोड़ा उसके पीछे था। आधे घंटे बाद नखलिस्तान के हरे भरे पेड़ दिखाई नहीं दे रहे थे। अब दिख रहा था तो ऊपर आसमान में खिला हुआ एक बहुत ही बड़ा चांद और दूर दूर तक छिटती चांदनी जो रेगिस्तान के पत्थरों को चांदी की तरह चमका रही थी। एकाएक बिना किसी कारण लड़के के घोड़े की गति धीमी हो गई। यहाँ आसपास कहीं जीवन है, लड़के ने कीमियागार से कहा। मैं रेगिस्तान की भाषा नहीं जानता, पर मेरा घोड़ा जीवन की भाषा समझता है। वे घोड़े से उतर गए। कीमियागार कुछ बोला नहीं। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वे पत्थरों में कुछ ढूंढने लगे। कीमियागार एकाएक रुक गया और नीचे झुका। उन पत्थरों के बीच एक छेद था। कीमियागार ने पहले तो उस छेद में अपना हाथ डाला और फिर कंधे तक पूरा बाजू। कुछ तो था जो भीतर हरकत कर रहा था। लड़के ने इस बात का अनुमान कीमियागार की आंखों के झपकने से लगा लिया, जिसका हाथ पत्थरों में छिपी किसी वस्तु से जूझ रहा था। एक झटके से अपना हाथ बाहर खींचते हुए वह कूदकर खड़ा हो गया। लड़का अचंभित था। कीमियागार के हाथ में पूंछ से पकड़ा एक सांप लटक रहा था। लड़के ने सांप से बचने के लिए दूर छलांग लगाई। सांप गुस्से में था और बड़ी जोर से फुफकार रहा था। उसकी फुफकार से रेगिस्तान की खामोशी भंग हो रही थी। वह कोबरा सांप था, इतना जहरीला कि किसी को काट ले तो वह मिनटों में मर जाए। जरा ध्यान से, कहीं काट ना ले, लड़के ने सावधान किया। मगर कीमियागार के चेहरे के भाव में कोई अंतर नहीं आया। ऐसा नहीं था कि जब उसने सांप के बिल में हाथ डाला था तो सांप ने उसे डसा नहीं होगा। कीमियागार की उम्र 200 साल है, ऐसा उस अंग्रेज ने बताया था। उसे मालूम होगा कि रेगिस्तान में सांपों से कैसे निपटा जाता है। लड़के ने कीमियागार को घोड़े की तरफ जाते देखा। वहां उसने अपनी शमशीर निकाली और उससे रेत पर एक वृत्त बनाकर सांप को उसके अंदर रख दिया। ऐसा करते ही सांप एकदम शांत हो गया। अब चिंता की कोई बात नहीं, कीमियागार ने कहा। अब यह सांप इस घेरे से बाहर नहीं जा पाएगा। तुमने रेगिस्तान में जीवन ढूंढ लिया। यह एक ऐसा सगुन है जिसकी मुझे तलाश थी। यह तलाश इतनी जरूरी क्यों थी? क्योंकि पिरामिडों के चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। लड़का पिरामिडों के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता था। उसका मन भारी था और कल रात से ही वह उदास था। खजाने की तलाश को जारी रखने का मतलब था फातिमा से बिछड़ना। मैं रेगिस्तान पार करने के लिए तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा, कीमियागार ने लड़के से कहा। मैं नखलिस्तान में रहना चाहता हूँ, लड़के ने जवाब दिया। मुझे फातिमा मिल गई है और वह मेरे लिए किसी भी खजाने से ज्यादा मूल्यवान है। फातिमा? फातिमा रेगिस्तान में रहने वाली औरत है, कीमियागार ने कहा। उसे मालूम है मर्दों को बाहर जाना पड़ता है ताकि वे लौट सके, और उसके पास तो पहले से ही उसका खजाना है, यानी तुम। उसकी ख्वाहिश होगी कि तुम वह पा सको जिसकी तुम्हें तलाश है। अच्छा, अगर मैं यहीं ठहरने का तय कर लूं तो मैं बताता हूं क्या होगा। तुम नखलिस्तान के लोगों के सलाहकार बन जाओगे। तुम्हारे पास भेड़े और ऊंट खरीदने के वास्ते काफी सोना भी है। तुम फातिमा से शादी कर लोगे और 1 साल तक बहुत खुश भी रहोगे। तुम्हें रेगिस्तान से प्यार करना आ जाएगा और उन 50,000 खजूर के पेड़ों में तुम एक एक को पहचानने लगोगे। उन्हें बढ़ता हुआ देखकर तुम अनुभव करोगे कि कैसे हर क्षण दुनिया बदलती रहती है। तुम सगुन पहचानने में बेहतर से बेहतर बनते जाओगे, चूंकि इस मामले में रेगिस्तान से बढ़कर कोई अच्छा गुरु नहीं है। फिर किसी वक्त दूसरे साल के दौरान तुम्हें खजाने की याद सताएगी। सगुन फौरन तुम्हें उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे, मगर तुम उन्हें अनदेखा करना चाहोगे। तुम अपने ज्ञान का नखलिस्तान और उसके निवासियों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना चाहोगे। कबीले के सरदार तुम्हारे काम को सराहेंगे। तुम्हारे ऊंट तुम्हारे लिए दौलत और सत्ता लेकर आएंगे। तीसरे साल भी सगुन तुम्हारे खजाने और नियति के बारे में तुम्हें बताएंगे और तुम रातों को उठ उठ कर नखलिस्तान के चक्कर लगाया करोगे। तब फातिमा को बहुत दुख होगा कि केवल उसी की वजह से तुमने अपनी तलाश छोड़ दी। तुम फिर भी उसे प्यार करोगे और वह तुमसे। तुम्हारे मन में हमेशा इस बात का एहसास रहेगा कि उसने तुम्हें सफर पर जाने से कभी नहीं रोका, क्योंकि रेगिस्तान की औरतें अपने मर्दों का इंतजार करना जानती है। तुम उसे दोस्त तो नहीं दोगे,
मगर कई बार रेगिस्तान की रेत पर चहलकदमी करते हुए तुम्हारे मन में आएगा, अच्छा होता अगर तुम चले आते। तुम अपनी और फातिमा के प्यार पर और ज्यादा भरोसा करते। तुम्हें जिस बात ने नखलिस्तान में बने रहने के लिए मजबूर किया वह और कुछ नहीं, तुम्हारा डर था कि हो सकता है तुम लौट ही ना सको। उस वक्त तुम्हारे सगुन तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारा खजाना अब हमेशा के लिए दफन हो गया है। फिर चौथे साल किसी दिन सगुन तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, क्योंकि तुमने भी तो उनका कहा मानना छोड़ दिया था। कबीले के सरदार इस बात को जान जाएंगे और तुम्हें सलाहकार के पद